करके जो चतुर्थ सत्र का विषय है आजाद भारत की संकल्पना एवं पत्रकारिता, जिसमें अगर हम देखें, यदि वर्तमान संदर्भों में हम देखें तो हम पाते हैं कि पत्रकारिता दोहरी भूमिका निभा रही है। कहीं वह सकारात्मक दिखाई देती है तो कहीं नकारात्मक। किंतु यदि हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय की पत्रकारिता देखें, जब आजाद भारत की संकल्पना तैयार हो रही थी, उसका मूल्यांकन करें, तो हम पाते हैं कि जो पत्रकारिता समाज के लिए सकारात्मक थी, वही कहीं सरकार पर तीखा प्रहार कर रही थी। विशेष रूप से कुछ पत्रिकाएं जैसे केसरी, प्रताप, विप्लव, अभ्युदय आदि ऐसी कई पत्रिकाएं थी जिन्होंने सरकार पर अनवरत प्रहार किए। आजाद भारत की संकल्पना को चरितार्थ करने में इन पत्रिकाओं ने अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है। इसी विषय पर चर्चा करने हेतु हमारा यह सत्र तैयार है और मैं विलंब न करते हुए सीधे सत्र के मुख्य वक्ता अनिल कुमार निगम जी को मंच पर बुलाती हूँ। वो अपने वक्तव्य से हम सबको संबोधित करें। शंभू दयाल कॉलेज के प्राचार्य, मेरे मित्र डॉक्टर अखिलेश मिश्र जी, सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, डॉक्टर राजनारायण शुक्ला जी, डॉक्टर सिरोहा जी, डॉक्टर गीता जी और मंच का संचालन कर रही डॉक्टर रीना जी, डॉक्टर उर्मिजा जी, पूनम जी, प्रियंका जी, मैं जितने लोगों को जानता हूं उन सबका नाम ले रहा हूं और जिनको नहीं जानता हूं उन सबको भी मेरा सादर अभिवादन। राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन मंडल के सभी सदस्यों, प्राध्यापक गणों, विद्यार्थियों, सभी को मेरा सादर अभिवादन। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस 2 दिवसीय संगोष्ठी के दूसरे दिवस के चौथे सत्र में जो आज विषय रखा गया है, वो विषय ऐसा है जो हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह बहुत ही विस्तृत और वाइड विषय है, जिसको महज 20 मिनट में समेटना बहुत ही मुश्किल कार्य है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अपनी समय सीमा के अंदर रहकर कुछ ऐसे विषयों पर मैं प्रकाश डालूं जिन पे अभी तक ज्यादा चर्चा न हुई है। क्योंकि देखिए, इस आजादी के अमृत महोत्सव के जो 75वें साल में हम मना रहे हैं और जो विषय रखा गया है, मुझे लगता है कि कल और आज के विभिन्न सत्रों में बहुत ही चर्चा हुई होगी और हो सकता है कई बार वो विषय दोहराए भी गए होंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस जो पत्रकारिता का जो दौर है, आजादी के पहले और आजादी के बाद और अब तक, इनको विभिन्न कालखंडों में बांट करके देखूं और मैं चर्चा मूल रूप से उसी विषय पे करूं जिस पर हमें बात करनी। मैं पूरे इस पत्रकारिता के अवधि को 4 कालखंडों में बांटना चाहूंगा। एक तो आजादी के पूर्व का, 1947 के पहले का। 1947 का जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, चूंकि विद्यार्थी हैं, प्राध्यापक गण हैं, सबको मालूम है कि किस तरीके से आजादी के पहले की जो पत्रकारिता थी उद्देश्यपरक थी। उद्देश्य भी कैसा था?
उद्देश्य ऐसा कि मतलब जो आज जो पत्रकारिता हो रही है, कहीं ना कहीं पत्रकारिता संस्थान पत्रकारों को ट्रेनिंग देते हैं, वो प्रशिक्षण लेते हैं, क्योंकि अब जो दौर है पत्रकारिता का वो बदल चुका है। लेकिन आजादी के पूर्व कौन पत्रकार थे? वही स्वतंत्रता सेनानी जो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, ऐसे लोग ही कहीं ना कहीं पत्रकार भी थे। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं थे वो, लेकिन अपने आलेखों के माध्यम से, अपने फीचर राइटिंग के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से वो कहीं ना कहीं समाज को, राष्ट्र को, और मतलब जैसे कि अभी मैं पिछले सत्र में भी मौजूद था, मैं देख रहा था, तो बता रहे थे कि साहब मिशन के अलावा भी चीजें थी। तो मिशन के अलावा क्या चीजें थी? कहीं ना कहीं जो समाज में एक जो बिखरा हुआ समाज था उसको कहीं ना कहीं यूनाइट करने की बात थी, उसको एकजुट करने की बात थी। और एकजुट कब होगा समाज? जब समाज में कोई ऐसी विकृति नहीं होगी, समाज में कोई ऐसी कुरीतियां नहीं होंगी। जब उनको दूर करेंगे तब कहीं ना कहीं समाज इकट्ठा होता है, तब राष्ट्र के लिए, देश के लिए वो समाज काम करता है। तो वो काम कौन कर रहे थे? हमारे स्वतंत्रता सेनानी कर रहे थे। और उनके पास देखे कितनी बड़ी चुनौती थी, कितनी बड़ी मुश्किल थी कि उनके पास फंड्स नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, बहुत ही कम संसाधनों में, बहुत ही कम कहना चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज के तहत वो अपना कार्य करते थे। कहीं एक आदमी, कहीं 2 लोग, कहीं 4 लोग, कहीं 5 लोग भी मिल करके कोई ना कोई अखबार और पत्रिका निकालते थे जो कहीं ना कहीं एक उद्देश्य के लिए समर्पित थी। बस यहीं तक मैं इस कालखंड के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत चर्चा हो चुकी है। दूसरे कालखंड की बात करूंगा जो आजादी से शुरू होकर के 1990 तक आता है। 1990 तक मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारे देश में उदारीकरण की प्रक्रिया, जो ग्लोबलाइजेशन का असर है, वैश्वीकरण का असर है, वो 1990 के बाद ही पड़ना शुरू होता है। सही मायने में 2000 में, मतलब हमारे यहाँ जो FBI होता है वो इसके बाद वास्तव में उसका असर पत्रकारिता में भी देखने को मिलता है। तो 90 के बाद मैंने इसलिए कहा क्योंकि नई तकनीक आती है, उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, तो वास्तव में पत्रकारिता में भी उसका असर दिखाई पड़ता है। तो ये दूसरा जो कालखंड है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तीसरा कालखंड है 1990 से लेकर के 2010 तक का, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बूम आता है और सोशल मीडिया पुष्पित, पल्लवित और पोषित होता है। इसी दौरान सोशल मीडिया, जिसे वेब मीडिया मैं कहना चाहूंगा, वेब मीडिया इसलिए क्योंकि उसके भी 2 भाग हैं। वेब मीडिया में एक तो सोशल मीडिया, जिसमें हम सोसाइटी के लोग बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, ये बात है कि अब वो भी किसी ना किसी दायरे में आ रहा है और आएगा, हम अपने विचारों को, हम अपने ओपिनियन को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जो वेब मीडिया मैंने कहा एक दूसरा पार्ट है उसका, जो समाचारों से रिलेटेड है, आज जितने भी मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया है वो वेब मीडिया में कूद चुका है। आपने देखा होगा कोई भी चैनल, कोई भी अखबार, कोई भी मैगजीन की इंडिया टुडे जो कभी फोर्टनाइट होती थी, वीकली मैगजीन है, उसका भी आप वेब पोर्टल खोल के देखेंगे तो आप ब्रेकिंग न्यूज हर मतलब समय बदलती रहती है। तो वो एक दौर जो है देखने का है। और फिर उसके बाद 2010 के पास का कालखंड, जिसको मैं अब तक के कालखंड के रूप में जो है उसकी चर्चा करना चाहूंगा। और ये कालखंड इस तरह का कालखंड है जिसमें वेब मीडिया बहुत ज्यादा सशक्त हुआ, और जो कोविड वैश्विक महामारी है उसके चलते तो मान के चलिए बहुत ऊंची छलांग लगा। आज आप जो वेब मीडिया है, वेब मीडिया के कई रूप आपको देखने को मिलते हैं। OTT प्लेटफॉर्म के तौर पे देखने को मिलता है। बहुत सारे सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें विशुद्ध रूप से खबरें चलाई जाती हैं, विचार जो है प्रसारित और प्रचारित किए जाते हैं। हम लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो पत्रकारिता है उसको लोकतंत्र का चौथा खंभा या चौथा स्तंभ कहा जाता है। नहीं, मैं नहीं कह रहा, कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, हमारे संविधान में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि वो जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। और क्यों माना जाता है?
जो नागरिक हैं, जो जनता है, उनकी इतनी विश्वसनीयता है, पत्रकारिता में इतनी विश्वसनीयता रही, इसके चलते उसको एक दर्जा दिया गया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो कहीं ना कहीं वो चुनौती पत्रकारों के समक्ष, मीडिया के समक्ष भी रहती है कि उस चौथे स्तंभ की मर्यादा को वो बरकरार रखे। ये कहीं ना कहीं एक चुनौती हमेशा रहती है। वास्तव में पत्रकारिता का के मायने क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका काम क्या है? तो मैं कहना चाहूंगा कि जो पत्रकारिता का कार्य है वो ठहरे हुए समाज में सांस और गति देने का काम है। जो समाज बनने वाला है उसका स्वागत करना है, समाज को सूचना देना, जागरूक करना, नई रचनाशीलता और नई प्रतिभाओं को सामने लाना पत्रकारिता का काम है, उसका दायित्व। लेकिन बहुत दुर्भाग्य, देखिए मैं आजादी के पहले की बात नहीं कर रहा हूं, आजादी के बाद की बात कर रहा हूं, विषय वही है, उसी विषय पर मैं आता हूं। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आजादी के बाद पत्रकारिता के मायने बदल गए। कुछ पत्रकारों के लिए प्रेस पुरस्कार पाने की एक सीढ़ी बन गई, कुछ के लिए पैसा छापने की मशीन बन गई। अखबारों और पत्रिकाओं में ऐसी खबरें छापे जाने लगी जो सत्ता में बैठे नेताओं को भाती थी, सूट करती। आजादी से पहले इस देश में अखबारों को क्रांतिकारी चलाया करते थे, मैं ये स्पष्ट कर चुका हूं। लेकिन आजादी के बाद कौन चलाता है? उद्योगपति चलाते हैं अखबारों को। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई उद्योगपति अखबार को चलाएगा तो उसका कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट होगा, बिल्कुल होगा, और वो कहीं ना कहीं उसको, उस इंटरेस्ट को संरक्षित करने के लिए प्रयास भी करेगा। आज भी ज्यादातर अखबार और न्यूज चैनल सभी लोग जानते हैं कि उद्योगपतियों के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन दो ऐसी भ्रांतियां हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आजादी के बाद लोगों ने पैदा किया। बहुत अच्छे कार्य भी किए। मैं अच्छा कार्य करना, चूंकि पत्रकारिता का धर्म है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। क्योंकि जब मैं दैनिक जागरण में काम करता था तो मेरे संपादक ने बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई ये गड़बड़ी है अखबार में, देख लीजिए। ठीक कर दिया। दोबारा गए, उन्होंने बताया ये फिर गड़बड़ी है, ठीक कर दिया। दोबारा गए, फिर बोले ये गड़बड़ी है। तो उनसे पूछा कि सर ये तो ठीक है, ये आपने, एक मिनट आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये गड़बड़ी ठीक हुई कि नहीं, दूसरी गड़बड़ी ठीक हुई कि नहीं, तीसरी गड़बड़ी ठीक हुई कि नहीं? अरे बोले भाई मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, जो गड़बड़ है उसी की बात कर रहा हूँ। वो ठीक है, इसीलिए तो मैं उसके बारे में कुछ कह दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि पत्रकारिता का कार्य है, वो उसे करना चाहिए, उसका कोई ऐसा उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो भ्रांतियां लोगों के बीच में पैदा की, और खास तौर से मीडिया ने। आजादी के बाद मीडिया ने क्या किया, आप गौर करिएगा कि जो मुगल शासक हैं उनको सांप्रदायिक जो अत्याचारी होते थे उनको धर्मनिरपेक्ष और महान शासक बताए जाने की कोशिश की। कोशिश क्या की? बाकायदे लिखा गया और इतिहास भी उसी तरीके से लिखा गया। मुगल शासक अकबर को अकबर द ग्रेट के रूप में हम पढ़ते हैं, संबोधित भी किया जाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा रणजीत सिंह जी को कभी ग्रेट नहीं बताया गया। इसके विपरीत मुगल शासक हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, बाबर का खूब महिमा मंडन किया गया। देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये विडंबना है कि जिस औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली में शीशगंज साहिब में सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की गला काटकर हत्या कर दी गई थी, वहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर कुछ साल पहले औरंगजेब के नाम से रोड हुआ करती थी, जिसका नाम बदल के बाद में एपीजे अब्दुल कलाम किया गया। आजादी के बाद इसी देश में कई राज्यों की सड़कों के नाम आपको अच्छी तरह पता है, इन्हीं मुगल शासकों के नाम पर दर्ज है। हमारे देश, अब आप सोचेंगे कि साहब इसमें पत्रकारों का क्या है, तो सरकारों ने किया।
भाई जब मैं कह रहा हूं कि लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को मानते हैं, तो सवाल कौन करेगा, सवाल कौन पूछेगा, सवाल कौन खड़ा करेगा? मीडिया खड़ा करेगा। तो मीडिया ने ऐसी चीजों पे सवाल कभी खड़े क्यों नहीं किए? सबसे बड़ा सवाल ये, आजादी के बाद इसी देश में कई राज्यों की सड़कों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की, लेकिन पत्रकारों ने कोई जरूरत नहीं समझी इस पे लिखने की, इसका विरोध करने की। आज भी हमारे देश में मुगल शासकों के नाम से 700 से ज्यादा सड़कों और जगहों के नाम दर्ज हैं। अब आप सोचिए कि जिस मीडिया ने आजादी के पहले जो योगदान दिया इस समाज के, राष्ट्र के निर्माण में, उसके विकास में, उसकी स्वतंत्रता में, उसी मीडिया ने आजादी के बाद शासकों के समक्ष झुकना शुरू कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा है, एक जगह लिखा है कि साहब उनको यदि कुछ कहा गया झुकने को तो रेंगने लगे वो पत्रकार। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्यों? वर्ष 1950 से 1990 के बीच हमारे देश के पत्रकारों ने कई ऐसी पुस्तकें लिखी हैं जिसमें उन्होंने इन मुगल शासकों की कार्यशैली को बहुत अच्छा लगाया, और बाद में भी जो है, जो हमारे वो आए हैं जो इस तरह के कार्य किए हैं, नाम रखे गए हैं, उन सबको बहुत अच्छा लगाया। कई किताबें लिखी हैं, यहाँ मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। 1956 में भारत के एक मशहूर पत्रकार ने एक बात लिखी कि साहब यदि देश में अंग्रेज नहीं आते, नहीं होते, तो यहाँ के लोग भूखे मर जाते। ये सब क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों की इमेज है उसको भी पॉलिश करने का काम कहीं ना कहीं पत्रकारों ने किया। आजादी के बाद हमारे देश के प्रेस का एक बड़ा हिस्सा पुरस्कार गैंग में और बाद में यही टुकड़े टुकड़े गैंग में कन्वर्ट हो गए। कैसे? अब लोगों को पुरस्कार मिलने पे बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं कि साहब पुरस्कार मिल जाएगा तो बड़े पत्रकार बन जाएंगे, नाम आ जाएगा, पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला, तो उसके लिए जो है उसी तरीके का राग अलापना जरूरी है, उसी तरीके का गुणगान करना जरूरी है जो सरकार को भाए, अच्छा है। तो इस तरीके के काम जो है किए गए ताकि इन जो है ये बहुत सारे पत्रकार ऐसे जो आप पता नहीं, आप जो पहले अभी जो यंग जनरेशन के लोग उन्होंने तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन पत्रकार प्रधानमंत्री के साथ, मंत्रियों के साथ विदेश यात्रा में जाया करते थे और अभी भी जाते हैं। अब बहुत कम पत्रकार जाते हैं, लेकिन पहले जो है वो पत्रकार अक्सर एक एक अखबार से, एक एक मैगजीन से कई पत्रकार जाया करते थे। वो सरकारी पैसे पे उनको मतलब विदेश यात्रा का एक ठप्पा लग जाए उनके प्रोफाइल में, उनके जीवनी में, तो मतलब बहुत शान का विषय समझते थे। इसलिए कहीं ना कहीं वो मतलब कहना चाहिए सत्ता की गोदी में बैठ के जो लिखने वाली प्रवृत्ति थी, है ना, जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। 1962 में भारत चीन के बीच जो युद्ध हुआ, तो जो मीडिया है, भारत का मीडिया है या हिंदी मीडिया है, उसने कभी सरकार से, नेहरू जी से कड़वे सवाल पूछने की जरूरत नहीं समझी। कभी ये नहीं सोचा कि भाई इतने मतलब 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो हमारी हड़प ली देश की इस चीन युद्ध के बाद, तो कैसे हड़प ली और उसको आपने क्यों नहीं वापस लिया, इन सब पर सवाल आपको ज्यादा पत्रकारों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को नहीं मिलेंगे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1966 में जिसका गठन किया गया था, उसने 25 जून 1975 में जब हमारे देश में, देखिए ये भी कालखंड है जो मैंने आपको कालखंड बताया 90 के पहले वाला, 90 तक वाला, उसमें आप सबको पता होगा कि हमारे देश में
इंटरनल इमरजेंसी 1975 में लगाई गई थी, 25 जून 1975 को। मैं यहां पर एक्चुअली जो खासतौर से शोधार्थी हैं उनके लिए कुछ विषय छोड़ना चाहूंगा कि उस पर जरूर उनको शोध करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। जो भी मैं एक एक जिस विषय की बात कर रहा हूं वो सब आपके शोध के विषय में कि आखिरकार पत्रकारों ने उस दौरान सवाल क्यों नहीं पूछे। 1962 के युद्ध के बाद एक बहुत बड़ा विषय है। आपातकाल पे कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, शोध भी की गई हैं। मैंने खुद भी, जब मुझे पहला फेलोशिप मिली थी, मैंने ये आपातकाल पे ही जो है शोध कार्य किया था। वो भी अभी भी उसमें बहुत कुछ काम बाकी है जो किया जाना चाहिए। तो 1975 को जब जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने जो देश में इमरजेंसी लगाई थी, उसका ज्यादातर पत्रकारों ने विरोध नहीं किया। ज्यादातर पत्रकारों, कुछ की बात छोड़ दें तो ज्यादातर ने उसका विरोध नहीं किया। और तब जब आपातकाल के दौरान 3801 अखबारों को जब्त कर दिया गया, इसके बावजूद विरोध का स्वर आपको बहुत कम सुनने को मिलता है। 327 पत्रकारों को जेल भेजा गया और 290 अखबारों के विज्ञापन बंद कर दिए। और तो बाकी और जो बिजली काटना, सेंसर करना खबरों को, वो तो अलग प्रक्रिया है। और उस दौर में संपादकों के एक समूह ने सरकार के सामने बकायदे घुटने टेक दिए थे और दिल्ली के 47 संपादकों को 9 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए सभी कदमों के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। ये सब मतलब साक्ष्य है, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे संपादकों के बारे में ही आडवाणी जी ने जो बात कही थी, मैंने आपको बताया कि भाई उनको कहा गया तो वो रेंगना शुरू कर दिया। इसी संदर्भ में उन्होंने लिख दिया। अब जो मैंने पुरस्कार वाली मतलब तो बात कर रहा था कि जो पद्मश्री पुरस्कारों की बात है, उनको पाने के लिए 2009 में लोकसभा चुनाव के पहले 2008 में यूपीए की सरकार ने सबसे ज्यादा पत्रकारों को पद्मश्री दिए थे। रिकॉर्ड सबसे ज्यादा पत्रकारों को मिले। ये वो पत्रकार थे जिन्होंने बाद में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का इनकाउंटर करने के लिए सेना पर सवाल उठाए थे और जो बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी उसका सबूत भी मांगा था सरकार से कि भाई सबूत दे दीजिए। एक लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जब मैंने आपको कहा कि नई तकनीक आई, तकनीक आने के बाद कुछ सकारात्मक बदलाव भी हुए। अखबार में नई तकनीक आने के बाद अखबार कलर्ड हो गए। पहले ब्लैक एंड व्हाइट छपते थे। मैगजीन में बदलाव आया। वेब मीडिया के आने के बाद वेब फॉर्मेट में आया और कई रचनात्मक कार्य भी किए सोसाइटी के। ऐसे भी पत्रकार हैं, ऐसा नहीं है कि सारे पत्रकार उसी धारा में बह चले। ऐसे भी पत्रकार हैं जिन्होंने ये काम किए। और अब जब वेब मीडिया का प्रभाव जो है यहां पर बढ़ता है तो आम लोगों की भी रीच उसमें बढ़ी है। कई ऐसे मुद्दे हैं, आपने देखा होगा, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाता है। कई ऐसे आप चक्कर लगाते रहिए, साहब आपकी प्रॉब्लम है, आपकी गली की प्रॉब्लम है, खड़ंजे की प्रॉब्लम है, आपके एरिया में विकास नहीं हो रहा है, आपका कोई पुलिया टूटी हुई है, नहीं उठाता। लेकिन वहीं यदि सोशल मीडिया का एक एक्टिव व्यक्ति उसको अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने और किसी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब में कोई अपना चैनल बना के उस मुद्दे को उठाता है, टैग करता है अधिकारियों का, तो आपका काम हो जाता है। कई बार उसका रिस्पांस मिलता है। मैं खुद एक मतलब पत्रकार होने के बावजूद मैं सबसे पहले भरोसा करता हूं, मुझे कहीं लगता है रास्ते में कहीं कुछ गलत हो रहा है, जहां से गुजर रहा हूं, चाहे वो ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम हो या कोई और हो, मैं सीधे उतरता हूं, फोटो खींचता हूं, वीडियो बनाता हूं और ट्वीट करके मैं टैग कर देता हूं जिसको देखना चाहिए। और उसमें
थोड़ी देर में ही रिस्पॉन्स आ जाता है, कंसर्न अथॉरिटीज का रिस्पॉन्स आ जाता है कि इसमें ये एक्शन किया जा रहा है या किया गया है। ये एक बहुत सकारात्मक पहलू है मीडिया का। हालांकि वेब मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया का पार्ट नहीं है, प्रशिक्षित लोग इसमें काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो देश में जितने भी अखबार निकलते हैं, जितने भी समाचार पत्र निकलते हैं, जितने चैनल निकलते हैं, उनको कोई स्पेशल स्टेटस थोड़े हमारे संविधान में मिला हुआ। सभी लोग उसी 19(1)(a) के तहत जो फंडामेंटल राइट टू स्पीच है, एक्सप्रेशन मिला हुआ, उसी के तहत हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। तो भाई जब हम उसी के तहत करते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? बस क्या सही है क्या गलत है ये जरूर समझना है। हम गड़बड़ी क्या करते हैं, एक जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है दैट इज कॉल्ड फेक न्यूज, कि साहब फेक क्या है ये हम आइडेंटिफाई करने में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार बॉन्डर हो जाता है। आपने देखा होगा कि कोविड महामारी के दौरान मतलब मजदूरों की जानें चली गई, अफरा तफरी मच गई। दिल्ली में देखिए किस तरीके से अफरा तफरी मच गई, आप वहां महाराष्ट्र में देखिए, मुंबई में देखिए किस तरीके से अफरा, वो क्या था? फेक न्यूज का प्रसारण। जैसे ही कोई चीज आपके उसमें व्हाट्सएप में आती है, जैसे ही आपके ट्विटर में आती है, जैसे ही आपके फेसबुक में आती है, आप कई बार बिना सोचे समझे सीधे लाइक कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। नहीं, आप देखिए, ठहरिए, सोचिए किसके हैंडल से आया, कहां से सर्कुलेट हुआ है, क्या वो वास्तव में ओरिजिनल? आप देखिएगा ये हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है मुर्मू जी, माननीय मुर्मू, आप देखिएगा उनके कितने फेक अकाउंट बने हुए थे पहले। मैं खुद सर्च कर रहा था, जैसे ही नाम आया मैंने देखा तो वास्तव में ओरिजिनल अकाउंट कौन सा है आप पहले उसे देखिए, उसकी जांच पड़ताल करिए। इसके बाद कहां से चली है वो खबर, उसका सोर्स क्या? कई बार हम फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, हमें सोर्स का पता ही नहीं, और तब तक समाज में और वो खबर समाज का, राष्ट्र का कितना बड़ा नुकसान कर चुकी होती है कि उसकी क्षतिपूर्ति भी नहीं हो सकती। इसलिए वो जो उसकी प्रकृति है उसको समझने की बहुत ही जरूरत है। आपने 26 जनवरी को जो पिछले साल इंडिया गेट में किसान आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा, एक फेक न्यूज की वजह से ही एक व्यक्ति की हिंसा में मौत भी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि उसका जो प्रसारण है किस तरीके से, उसको हमारी जिम्मेदारी है। मतलब ये चूंकि सोशल मीडिया हम हैंडल कर रहे हैं तो हमारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, जिसे हमें समझने की जरूरत है। तो ये मैंने आपके समक्ष कुछ नकारात्मक उदाहरण इसलिए रखे क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो पत्रकारिता का धर्म है, जो मीडिया का धर्म है, वो उसे कहीं ना कहीं जो उससे चूक हो रही है उसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इन विभिन्न नकारात्मक पहलुओं के अलावा कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं जिनकी बहुत संक्षिप्त में मैं चर्चा करूंगा। स्वतंत्रता संग्राम या उसके बाद से उभरते भारत में हिंदी पत्रकारिता के कहीं ना कहीं अच्छे प्रयास रहे हैं, भगीरथ प्रयास रहे हैं, और वास्तव में हिंदी पत्रकारिता जन सरोकार की पत्रकारिता है। देखिए विभिन्न भाषाओं में कितने समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, लेकिन आज हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से पूरे हम देश को कनेक्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि बार बार ये सवाल उठता है कि भाई जो हिंदी राजभाषा है उसको क्यों ना राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, यही एक कारण है। तो यहाँ की जो माटी की खुशबू है वो कहीं ना कहीं हिंदी पत्रकारिता में वो सुगंध जो है कहीं ना कहीं हमको मिलती है। आज समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे आप किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, या शिक्षित वर्ग की बात करें, या समाज के प्रति चिंतन मनन करने वाले आम आदमी की बात करें, हिंदी पत्रकारिता के साथ कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव है, और कहीं ना कहीं वो इसके साथ जो है जुड़ा हुआ है। हिंदी पत्रकारिता सही मायनों में सरकार और जनता के बीच एक सेतु का कार्य करती है। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा संदेश जो है हिंदी भाषा को लेकर के दिया है, और वो ये है कि आज मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी मीडियम में संभव हो सके। मुझे लगता है कि आप चूंकि शिक्षा जगत से सभी लोग जुड़े हुए हैं तो आपको पता भी होगा, कई जगह तो हिंदी इंजीनियरिंग की बाकायदे सीट सैंक्शन हो चुकी हैं, पढ़ाई शुरू हो चुकी है। ये सब लाइब्रेरीज में हिंदी भाषा में पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए।
तो अब मैं कुछ शब्दों के साथ अपने जो है वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा कि जो पत्रकारिता है, जो राष्ट्र का चौथा खंभा है, जो लोकतंत्र का चौथा खंभा है, 24 घंटे जो न्यूज चैनल चल रहे हैं, 24x7 वेब मीडिया चल रहा है, उसमें सिर्फ आप जिम्मेदारी उन पत्रकारों की मत समझे, हमारे मतलब हर नागरिक का ये दायित्व है कि उसको समझे और उसमें अपनी भागीदारी दे, क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की है कि देश का हर नागरिक मिल रही सूचनाओं के प्रति सजग बने, सतर्क बने और संवेदनशील बने, ताकि जो समाज में हो रहा है, क्योंकि देखिए जैसे कि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो मैं कह सकता हूं कि वास्तव में आज जो पत्रकारिता है वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी आपको जो विचारों वाला पक्ष है, समाज देखिए पत्रकारिता में भी दो पक्ष हैं, एक है विचार और एक है समाचार। समाचार तो वो है जो विशुद्ध रूप से जैसा घटित होता है, जैसा होता है, तथ्यों के साथ एक परसेप्शन के साथ रिपोर्टर उसको प्रस्तुत करता है। लेकिन विचार एक ऐसा पक्ष है जो कहीं ना कहीं समाज के दर्पण को प्रतिबिंबित करता है। तो इसमें हम सब की जिम्मेदारी है और हम सब यदि मिलकर प्रयास करें तो ये जो पत्रकारिता का चौथा खंभा है, अभी जिसे सिर्फ चौथा स्तंभ माना जाता है, वो सरकार बात हो जाएगी कि वो चौथे स्तंभ के तौर पे उसे संवैधानिक दर्जा मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, इसलिए आयोजन समिति का, पूनम जी का, सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।